हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं उग्र राष्ट्रवाद का युग। तो प्रीवियस जो हमारे कुछ लेक्चर्स हुए थे, हमने जाना था किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। गठन होने के बाद से कांग्रेस का जो पहला चरण था, जो उनकी पहले एक फेज में एक विचारधारा चली आ रही थी, उसे हमने बोला उदारवादी चरण। ओके, मॉडरेट एरा या मॉडरेट फेज, जहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में जाना, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करा। स्पेसिफिक अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 1885 से 1905 का वो फेज था जहां पर कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव बना हुआ था। लेकिन इसके पैरेलल इसी समय हमें कई सारे ऐसे लीडर्स भी दिखाई दिए जिन्हें बोला जाएगा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता। ओके, तो वो पैरेलली पनप रहे थे और 1905 वो टाइम पीरियड था जहां पर इन उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा लीड किया जाएगा एक छोटे से मूवमेंट को, जिसे हम बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली इसी पर फोकस करने वाला है। हम सबसे पहले जानेंगे उग्र राष्ट्रवादी चरण के बारे में, इनके लीडर्स के बारे में, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, जहां पर हमें ये लीडर्स उभरते हुए नजर आए। 1905 के स्वदेशी मूवमेंट में दोनों की क्या अप्रोच थी, उदारवादी विचारधारा के जो लीडर्स थे और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लीडर्स थे, इन दोनों के अप्रोच के बारे में हम जानेंगे। स्वदेशी मूवमेंट चलते हुए बीच में ही किस तरह से कांग्रेस के ये दोनों गुट आपस में टकराते हैं, कांग्रेस का स्प्लिट होता है 1907 में सूरत सेशन में, जिसके बारे में हम जानेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे कि ब्रिटिश की इन सारे बीच में क्या पॉलिसीज थी और इन सब के बीच में ब्रिटिश के द्वारा कौन से रिफॉर्म्स किए गए थे। तो यही हमारा सेशन रहने वाला है। चैप्टर की अगर हम बात करें, काफी लेंथी चैप्टर है, एक ही चीज को कई बार घुमा फिरा के बोला गया है। तो जो चीजें थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हुए चलेंगे। कुछ बच्चों की शिकायत है कि मैम चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। प्लीज आप लोग अच्छे से स्पेक्ट्रम को पढ़िए। वहां पे अगर 20 पेज है, 30 पेज है, तो उसको हम हमारी क्लास में पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? तो चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाता है, लेकिन कई बार एक ही चीज को 3 तरीके से रिपीट करके बताया गया वहां पर, तो वो जरूरी नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है कि भाई ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और वहां पे एक हेडिंग से हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं, तो उतना मोर देन इनफ है। तो आप कंसेप्ट को समझते हुए चलिए। और पूरा जो क्लास में कराया जाता है वो पूरा का पूरा चैप्टर होता है जिसे हम यहाँ पर कवर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समरी देखते हुए हम चलते हैं। बहुत ज्यादा वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जगह हमें उसका जो कंसेप्ट है वो समझते हुए चलना है, कोर समझते हुए चलना है। ठीक है, बाकी हमारे कुछ कोर्सेज है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान। तो आप में से जो भी एस्पिरेंट्स आने वाले समय में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कि आप कौन से ईयर में इस साल हैं या आने वाले किस साल में आप पेपर देने वाले हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर लिंक पर क्लिक करके डिटेल जो है वो वहां से देख सकते हैं। बाकी आपको पता है कि 26 मई को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स भी कंडक्ट होने वाला है। और जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं, टेस्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट की हो जाता है, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। तो प्लीज सभी बच्चे मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, या कोई भी टॉपिक करें उसके जितने भी क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल है, कोशिश करिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने की, ताकि पता लग पाए कि ये जो कंसेप्ट करे इसके बाद से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका काम है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। और इसके लिए ही जो हमारा पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए लेकर आए स्पेशल एक मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पर डेली बेसिस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो टॉपिक के साथ हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। ऑल इंडिया रैंक सब कुछ दिया जाएगा, तो प्लीज जाइए, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से विजिट करके इसको देख सकते हैं। अब उग्र राष्ट्रवादी चरण तो सबके दिमाग में अब तक आ चुका होगा। कांग्रेस के बारे में हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस कुछ सेशंस में काफी डिटेल से देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। ओके, फिर हमने जाना था ये जो कांग्रेस है इसके 3 मेजर फेज हमें दिखाई देते हैं। फेज का मतलब क्या है कि किस विचारधारा का क्या प्रभाव है इस समय। ऐसा नहीं है कि उस समय दूसरी विचारधारा के लोगों का अस्तित्व नहीं था, बिल्कुल था। कांग्रेस जो है अलग अलग विचारधारा, अलग अलग वर्ग के लोगों से भरी हुई थी, लेकिन एक इम्पैक्ट किसका दिखाई देता है, तो हम इनिशियल फेज में देखते हैं 1885 से लेकर 1905 तक का फेज, जिसे हमने उदारवादी चरण या फिर मॉडरेट एरा कहा था। ये हम बहुत डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से ये प्रार्थना पत्र भेजते थे,
थे, किस तरह से ये ब्रिटिश की सारी पोल पट्टी भारत में खोल रहे थे, उनकी आर्थिक नीति, उनकी सामाजिक नीति, उनकी राजनीतिक नीति, उनकी प्रशासनिक नीति और उन नीतियों से इंडियंस का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ये भी इन्होंने बताया। लास्ट में ये भी बोला कि ब्रिटिश प्लीज आप ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट आप प्लीज इंडिया में इन सारे एक्सप्लॉयटेशन को रोकिए और रोककर रिफॉर्म लाइए। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स भी बता रहे थे, उनके साथ सॉल्यूशन भी बता रहे थे और उस सॉल्यूशन के लिए ब्रिटिश को ये लोग अप्रोच करते थे। ओके, ये चीज समझ में नहीं आई थी उस समय के कुछ लीडर्स को जो इस समय पनप रहे थे, जो हमें उभरते हुए दिखाई देते हैं 1905 से लेके 1909 तक। तो ये जो फेज जो हम आज कवर करने वाले हैं इसे बोलते हैं हम उग्र राष्ट्रवादी चरण। ओके, ये वो टाइम पीरियड था जब कुछ ऐसे लीडर्स भी थे, इस समय काफी कुछ देख चुके थे, उन्हें समझ में आ गया था कि नहीं, ब्रिटिश जो है वो आपके प्रार्थना पत्र याचिकाओं से नहीं सुनने वाले हैं, वो उनके कान पे जू भी नहीं रेंग रहा है। तो अब हमें मास का सहारा लेना पड़ेगा, अब हमें स्वराज की बात करनी पड़ेगी। हम खुद अगर इंडिया में रूल करते हैं तो हमें ब्रिटिश से क्या रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। तो एक ये विचारधारा यहां से पनप कर आएगी। लेकिन ये लोग भी स्वराज, कौन से स्वराज की बात कर रहे थे, जो कि ब्रिटेन के दूसरे उपनिवेशों में स्वराज दिखाई देता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया और काफी सारे और उपनिवेश थे जो अपना रूल खुद करते थे, सेल्फ गवर्नेंस वहां पर हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश क्राउन की अधीनता के अंडर में थे। तो उस तरह के स्वराज का कंसेप्ट यहां पर हमें दिखाई देता है। और फिर नेक्स्ट फेज है जिसे आप बोलते हैं गांधीवादी चरण, जिसे हम गांधीयन एरा कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है 1915 से लेकर 1947 तक। बेसिकली ये वो टाइम पीरियड है जब कांग्रेस पर किस एक विचारधारा का प्रभाव था, गांधी जी की विचारधारा का प्रभाव था। और भी विचारधाराएं पैरेलल चल रही थी, लेकिन मेजर जो है उनका ही हमें वहां पे आइडियोलॉजी दिखाई देता है, उनके ही हिसाब से सत्याग्रह, अहिंसा, इन चीजों को फॉलो करते हुए मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, आंदोलन चलाए जाते हैं। सभी के समझ में आया? चलो, तो ये था उग्र राष्ट्रवाद का युग। उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1909 तक का हम डिटेल से यहां पर डिस्कस करते हैं, वन बाय वन देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो बोल रहा है कि 1890 के पश्चात 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। 5 साल कांग्रेस ने अपना काम करा, लेकिन फिर जो कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनको समझ में आ गया था कि नहीं, ब्रिटिश जो है उनको आपसे फर्क नहीं पड़ता, तो 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ। इस विचारधारा के लोग हमें उभरते हुए नजर आएंगे और 1905 तक ये लोग जो है वो पूरी तरह से परिपक्व होकर सामने आते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो 1890 में ही इनका हमें स्वरूप दिखाई देने लगता है। उग्र राष्ट्रवाद, इस विचारधारा के लोगों के उद्भव की जरूरत पड़ी ही क्यों, क्या ऐसा कारण था? तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर में उदारवादी जो आइडियोलॉजी थी उसके खिलाफ एक हीन भावना है कि नहीं, इस तरीके से ब्रिटिश आपकी बात नहीं मानेंगे। तो यहां पर यही बोल रहा है कि कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति, जो कांग्रेस रिक्वेस्ट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि प्लीज आप हमें हमारे ये राइट्स दीजिए, प्लीज हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना बंद कीजिए, जैसे आप ब्रिटेन में इक्वालिटी ला रहे हैं, फ्रीडम ला रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंडिया में भी लेकर आइए। ये सारी जो कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति थी 1885 से लेके 1890 या आगे के टाइम पीरियड तक ये लोग देख रहे थे और इन्हें पता लग रहा था कि ब्रिटिश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है उदारवादियों के रिक्वेस्ट करने से, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके मन में कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष था कि ये लोग आपकी इस रिक्वेस्ट से नहीं मानने वाले हैं। अब उग्र राष्ट्रवादी इनकी क्या विचारधारा थी? इनका मानना था कि संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अलग विचारधारा के साथ हमें दिखाई देते हैं, जिनका कहना था कि हमें ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको संघर्ष करने की जरूरत है, हमें आंदोलन करने की जरूरत है, हमें इंडिया के एक बहुत बड़े मास जो जनमानस है उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। और जब हम इतने बड़े मास के साथ ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? स्वराज या फिर स्वतंत्रता मिल जाएगा। तो इस विचारधारा के जो लोग दिखाई दिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल नहीं उनको हटाने के फेवर में बात कर रहे थे कि हम खुद सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नेंस कर दिखाएंगे, वो हमें उग्र राष्ट्रवादी के रूप में दिखाई देते हैं। इस दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए। ये कांग्रेस से बार बार बोल रहे थे, उदारवादियों से बार बार बोल रहे थे कि आप ये मत बोलिए कि ब्रिटिश भारत में अच्छे से शासन करिए, बल्कि आप ब्रिटिश से ये बोलिए कि आप भारत में शासन मत करिए, इंडियंस को सुपुर्द कर दीजिए उनका प्रशासन, भारतीय खुद भारत में शासन करेंगे। तो इनका कहना था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए, कि हम खुद इंडिया में
ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उनमें से कुछ प्रमुख है। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। देखो, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में भी इसमें से कोई ऑप्शंस जो है वो आपको दिए जा सकते हैं। तो क्या रीजन था, वो कौन कौन से कारण थे? मेजर तो यही था कि भाई ब्रिटिश से जो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो मान नहीं रहे थे। तो यहाँ पे वन बाय वन बताया गया। पहला, अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। जो कांग्रेस का उदारवादी चरण के लीडर्स थे, चाहे दादा भाई नेहरू जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, अन्य लीडर्स हो गए, उन्होंने पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में खोल के रख दिया था कि ये कैसे इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से पता लग गया था उग्र राष्ट्रवादियों को कि ब्रिटिश भारत में क्या कर रही है। मतलब ब्रिटिश का असली चेहरा इनके सामने आ गया था। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्र और जो भी मांग थी उस पर कोई ध्यान ना दिया जाना दूसरा कारण। एक तो ब्रिटिश का असली चेहरा इनके सामने आ गया, जो उदारवादी ही लेकर आए थे। दूसरा, इन्हें पता लग रहा था कि उनके रिक्वेस्ट का इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। और जब असर नहीं पड़ेगा, आप सामने वाले को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा? असंतोष होगा ना, कि यार ये क्या कर रहा है, मैं इतनी बार इसको बोल रही हूँ, समझा रहे हैं हम लोग, लेकिन इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास को वापस भारत का विकास कर सकता है, भारतीयों में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान की भावना ला सकता है। स्वशासन मतलब कि अगर ये हम पर रूल करेंगे, हम इनसे भीख मांगते रहेंगे, ये हमारी भीख को सुनेंगे नहीं, और हम इसी तरह से इन पर निर्भर रहेंगे कि प्लीज हमारा विकास कर दो, और ये हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। धीरे धीरे हमारा आत्मसम्मान जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो डाउन होता रहेगा। तो इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि हम खुद पे रूल करें, ताकि हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस से आ सके। इसी बीच ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, जो हमें बंगाल में कुछ अकाल के रूप में दिखाई दिया। 1896 से लेके 1900 के बीच में भीषण अकाल पड़े। उन भीषण अकालों में 50 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अब इतने लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। देखो, अकाल पड़ना या कोई भी ऐसे कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाए, वो हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन उससे होने वाली जान माल की हानि को कम करना ये हमारे बस में होता है। जैसे कोविड आया था, उस समय गवर्नमेंट पूरी तरीके से कॉपरेट कर रही थी, नहीं करती तो कुछ लोग मरे हैं, उससे 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा लोग मर सकते थे, है ना। तो यहां पर यह था कि इन अकालों में जिस तरह का ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का बिहेवियर था भारतीयों के प्रति, जिस तरीके से लगान में कमी नहीं की गई, ना उनको फूड ग्रेन्स दिया गया, अनाज की सुविधा दी गई, लाखों के लाखों लोग मारे गए, उनने और ब्रिटिश का गंदा चेहरा सामने रख दिया कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दक्षिण भारत में भी भयंकर प्लेग फैला, जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो एक तरफ तो ब्रिटिश जो है उनका असली चेहरा सामने आया, दूसरा कांग्रेस के जो लीडर्स का पहले का अप्रोच था वो इन पे वर्क नहीं कर रहा था, तीसरा इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था, और वो एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल का हो गया था कि नेचुरल डिजास्टर या कोई भी इस तरह के महामारी फैलने पर इनका जो रवैया था वो पूरी तरीके से इग्नोरेंस का था, जिसकी वजह से लाखों हजारों की संख्या में भारतीय मारे जा रहे थे। राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वन बाय वन छीन रहे हैं। मतलब आपके राइट छीने जा रहे हैं रोज के रोज। फलतः इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब हम जो है अपने तरीके से ब्रिटिश से सारे के सारे अपने स्वशासन के अधिकार लेकर रहेंगे। इसी बीच कुछ और भी हमें घटनाएं दिखाई दी जिन्होंने उत्प्रेरक के रूप में काम किया। मतलब कि ऑलरेडी आपको असंतोष है और उसी मूवमेंट पे कोई एक ऐसी घटना या दो ऐसी घटनाएं घट जाए जिससे असंतोष अलग लेवल पर बढ़ जाएगा, आप बिल्कुल बिल्कुल सामने आकर बैठ जाओगे। जैसे यहाँ पर दिखाई देता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखो, ये आप पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी में, मैं यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं कराऊंगी। इंडियन पॉलिटी का चैप्टर अगर आप लक्ष्मीकांत फॉलो करेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 1 ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल से एक्ट बताया गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट कौन से कानून बनाकर भेज रही थी, और जब क्राउन रूल चल रहा था इंडिया में तब ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन से एक्ट बनाकर भेजती है। 1857 के रिवोल्ट के बाद से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने या क्राउन ने वादा किया था कि हम इंडियंस का पार्टिसिपेशन खुद कराएंगे इंडियंस पर रूल करने के लिए। तो इन्होंने बोला था कि हम आपका पूरी भागीदारी कराएंगे और आपसे ही कानून बनाएंगे, और इसी के तहत दो एक्ट लाए जाते हैं, 1861 का काउंसिल एक्ट और 1892 का काउंसिल एक्ट। तो 1892 का काउंसिल एक्ट जो आया, इससे भारतीय असंतुष्ट हुए। जो परिषद थी उसमें बहुत नाम मात्र के भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। परिषद के पास बहुत कुछ खास अधिकार भी नहीं थे, जिसे आप डिटेल में पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। तो ये जो भारतीय परिषद अधिनियम था, जिस तरीके से इसे लाया गया बाहरी रूप से दिखाने के लिए कि भाई परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई
दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। तो ये ब्रिटिश का असली चेहरा उजागर कर रहा है। इसने उत्प्रेरक का काम किया कि देखो ब्रिटिश से तो कुछ डिमांड करो ही मत, देख लिया ये कैसा एक्ट लेकर आए हैं। ये इतने साल में लाते-लाते ये एक्ट लाए और इसमें भारतीयों की क्या संख्या बढ़ाई है। इसी तरह 1897 में जब कुछ हमारे उग्र राष्ट्रवादी लीडर जो अपने विचारों को रख रहे थे, तो उन्हें ब्रिटिश कूट-पीट के साइड कर देती थी। जैसे पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया, देश निकाला दे दिया। उस समय बहुत सारे इस तरह के हैजा प्लेग फैल रहे थे। इन पर कटु रूप से आलोचना की जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो ब्रिटिश सरकार का ये था राजद्रोह, देशद्रोह ये सब बोलकर उनको पनिश कर देती थी। इसी क्रम में तिलक और अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करके लंबे कारावास का दंड दिया और यहीं पर ही बाल गंगाधर तिलक जो है वो काफी फेमस हो गए और हमारे देश की जनता ने जन आक्रोश व्यक्त किया जब तिलक के खिलाफ इस तरह की दंडात्मक कार्यवाही की गई, क्योंकि लोग कनेक्ट कर चुके थे। 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित किया गया, जो कि पूरी तरह से इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन करने वाला था। तो आप इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए दिन पर दिन जो दमनकारी कानून है उनको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इंडियंस कुछ भी बोल रहे हो उन पर राजद्रोह जैसा मुकदमा चला के देश से निर्वासित कर देना या फिर जेल में ठूस देने का काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? और जो कानून ला रहे हो सुधार के नाम पे वो ऐसे कानून है जिससे हमारी बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हो रही है। हमने आपसे ये डिमांड नहीं किया था, आप खाना पूर्ति कर रहे हो इन कानूनों के माध्यम से। 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून। अब कोई ये बोले गवर्नमेंट की ये हमारा जो कार्यालय है इसकी गोपनीयता से रिलेटेड ये एक्ट है और इस एक्ट की वजह से अगर कोई प्रेस या मीडिया इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है तो उनको ये प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो ये क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कि सरकार कुछ भी करते रहे, मीडिया कुछ पता ना कर पाए, इस तरह के एक्ट के माध्यम से आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये एक तरीके से क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का दमन है ना। 1904 में एक और एक्ट लाया गया जिसे बोलते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये अधिनियम के द्वारा से जितने भी यूनिवर्सिटीज थे, विश्वविद्यालय थे, उन पर सरकार ने और कड़ा नियंत्रण अपना स्थापित किया। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो 1900 के आसपास हमें दिखाई दी, या फिर 1995 से 1905 तक जो गवर्नमेंट कुछ एक्ट लेकर आ रही है, जो उनका बिहेवियर है उसने और इस तरह का माहौल तैयार किया कि उग्र राष्ट्रवादी सामने आ जाए। ठीक है, इसी बीच आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि, राष्ट्रवादियों के प्रयास से अब राष्ट्रवादी जो उदारवादी भी थे ना, वो उनका भी अपना एक रोल था। वो लोगों को किस तरह से ब्रिटिश की नीतियों से परिचित करा रहे थे, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना उभार रहे थे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मविश्वास आत्मसम्मान में धीरे धीरे वृद्धि हो गई। ये जो हमें उग्र राष्ट्रवादी दिखाई दिए, इन्होंने अपने लेवल पर रोल प्ले किया, लोगों से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश की, उनके अंदर ये भावना जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें खुद सेल्फ रूल स्टार्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उससे भारतीयों के बीच आत्मविश्वास आत्मसम्मान में वृद्धि हो रही है। शिक्षा का विकास, दिन पर दिन ब्रिटिश को भारत में रूल करने के लिए एक बहुत बड़ा लेबर चाहिए था और उसके लिए वो भारत में शिक्षा का प्रसार कर रहे थे जिसकी उनको जरूरत थी। तो उस शिक्षा के प्रसार से एक तो भारतीयों की शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ी, पढ़े लिखे भारतीय थे तो वो अब सारी मैगजीन्स ये सब चीजों को पढ़ पा रहे थे। दूसरा ये कि भारत में शिक्षित भारतीयों की संख्या तो दिन पे दिन बढ़ रही थी, लेकिन जो रोजगार है उसमें कमी हो रही थी। तो एक तो ये शिक्षित होकर ब्रिटिश सरकार का असली चेहरा समझ रहे थे, दूसरा उस लेवल पर इनको काम नहीं मिल रहा था, उस लेवल पर इन्हें वेतन नहीं मिल रहा था या इनको वो अवसर नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी असंतोष फैल रहा था। ठीक है, तीसरा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव। इसी बीच कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घटी जिसने भारतीयों के मन में ये जो एक भावना थी ना कि ब्रिटिश के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया जा सकता, ब्रिटिश बहुत पावरफुल है, शुरू से ये रूल ही कर रहे हैं, ये जो भावनाएं थी वो तोड़ दी। तो 1868 के पश्चात जापान का विकास और औद्योगिक क्रांति। जापान कितना छोटा सा देश है ना, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहां पे कितने सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, एक आइलैंड नेशन है। आप सोचिए आए दिन वहां पर भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, सुनामी आ रहे हैं, उसके बावजूद वो वैश्विक रूप से किस तरह से एक अर्थव्यवस्था में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, टॉप जो अर्थव्यवस्था है उसमें उसका नाम आता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जापान जैसा एशिया कॉन्टिनेंट का देश जब वहां पर औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा, तो
कहीं ना कहीं भारतीयों का भी मनोबल बढ़ा कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। 1896 में अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम था इथोपिया, इसने इटली की सेना को अपमानजनक पराजित किया। इटली कौन सा देश है? यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। इथोपिया कहाँ का देश है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जिनको काले से संबोधित किया जा रहा है, यूरोपीय जो अपने आप को गोरे बोल रहे हैं, और इन कालों ने इन गोरों को पराजित किया। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी अपराजिता का सिद्धांत था वो भी टूटा। लोगों के मन में आया कि नहीं, यूरोपियंस को भी हराया जा सकता है। इसी बीच ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाया। कहा किसने? एक वॉर था जिसका नाम था बोअर वॉर। 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय। तो ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज की सुप्रीमेसी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं, और ये घटनाओं के बारे में अब पढ़े लिखे भारतीयों को जानकारी मिल रही है। तो उनके अंदर ये भावना आ रही है कि हम क्यों नहीं, जो उग्र राष्ट्रवादी उनके अंदर ये भावना आ रही है कि हम क्यों नहीं खुद रूल कर सकते, हम क्यों ब्रिटिश का रूल समाप्त नहीं कर सकते। इसी बीच बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रक्रिया। आपको पता है कि वेस्टर्न एजुकेशन भारत में लाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्या रीजन था? मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं, हमने काफी डिटेल से पहले जाना था कि किस तरह से प्राच्यवाद और आंग्लविदों के बीच में विवाद हुआ था। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि इंडियंस को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी इस लेवल पर, ताकि वो हमारे एक रिसोर्स के रूप में काम कर सके और हमारे रूल को इंडिया में फेवर कर सके। लेकिन कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो इस वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ थे, तो वहां से भी प्रतिक्रिया हो रही है इनके खिलाफ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति का काफी बढ़ा चढ़ाकर या काफी उसको डिटेल में बताया। इन्होंने बताया कि वैदिक कल्चर कितना रिच था, सारी चीजें इन्होंने डिफाइन की, वैदिक कल्चर की रियलिटी डिफाइन की। तो ये जब लोगों के सामने आ रहा है कि नहीं, हमारा हिस्ट्री, हमारा एंशिएंट इतना ग्लोरियस था, इतना ज्यादा क्या बोल सकते हैं, गरिमापूर्ण था, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विश्वास पैदा हुआ और हम वापस से अपनी प्राचीन संस्कृति का गुणगान करने लगे। भारत की प्राचीन संस्कृति की समृद्धि के जब बखान हुआ, तो इसने कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर श्रेष्ठता की भावना को पैदा किया। और जब ये श्रेष्ठता की भावना पैदा हुई, तो हम वेस्टर्नाइजेशन जो इंडिया में घर कर रहा है उसके खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उदारवादियों की उपलब्धि से असंतोष। इस बीच ऐसा नहीं था कि इन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया। उदारवादी ऑलरेडी अपनी पॉलिसीज लेकर चल रहे 1885 से 1890, यहीं तक में हमारा असंतोष आ गया था कि देखो ब्रिटिश तुम्हारी कोई बात नहीं मान रहे। आगे भी जो इनकी पॉलिसीज थी 15-20 साल में, ब्रिटिश ने बहुत कम लेवल पर इनको बेवकूफ बनाते हुए थोड़ा बहुत कुछ एग्जीक्यूशन किया। तो इन लोगों के मन में असंतोष आया कि देखो कुछ होना नहीं है जो आप चाह रहे हो, आपको सब कुछ पता है ब्रिटिश के बारे में, लेकिन आप फिर भी उनके खिलाफ उस लेवल पे खड़े नहीं हो पा रहे हो। ये हमें चेंज करना पड़ेगा, ब्रिटिश को अपना सुप्रीम बनाना हमें छोड़ना पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। इसी बीच कर्जन जो है वो भारत का वॉइसरॉय बनकर आता है। कर्जन ने कुछ ऐसी पॉलिसीज या कुछ ऐसी चीजें लाई जिसने उग्र राष्ट्रवादियों को मौका दे दिया कि भाई अब तो हमें आना ही पड़ेगा पटल पर। तो यहां पर ये बता रहा है कर्जन का भारत में वर्ष का शासन शिष्टमंडल मूलों आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। इसके टाइम पीरियड में भारत में बहुत सारे कमीशन बनाए जा रहे थे, शिष्टमंडल बनाए जा रहे थे, अपने लेवल पर ये काम करने की कोशिश कर रहा था। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, और साथ ही इसने कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी। कर्जन बहुत इंसल्ट करता था कांग्रेस का। इसने पहले तो ये बोला कि भारत कहां से आपको राष्ट्र दिखाई दे रहा है, या कब भारत राष्ट्र था? तो इसने क्लियरली बोला कि भारत एक राष्ट्र था ही नहीं, ना है। दूसरा, जिस आप राष्ट्र की बात कर रहे हो जो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो किस तरह के आप रूलिंग की बात कर रहे हो जब ये राष्ट्र ही नहीं है। दूसरा, इसने बोला कि कांग्रेस तो बस भारतीयों के मन की जो भड़ास है वो निकालने वाली एक संस्था बनकर रह गई है। तो कांग्रेस का इतना वैल्यू इसने दिखाया कि बस तुम यही हो और तुम इतना ही कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो उनकी पॉलिसीज थी, उससे सरकार पे दबाव भी नहीं पड़े, क्योंकि कांग्रेस जनमास को जो जन थे, जनमानस, उनको लेकर चल भी नहीं रही थी। उदारवादी मना कर रहे थे साफ साफ, है ना। उसका शासन विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानून, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, इन सारे ये जो एक्ट है ना, ये बहुत ही भारतीयों के खिलाफ लाए गए कानून है ना। उनकी पावर्स को छीनने के कानून है अलग अलग तरीके से। तो कर्जन ये जो एक्ट ला रहा था, इसे भी उग्र राष्ट्रवादी देख रहे थे, बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहे थे। 1905 में कर्जन का सबसे गंदी हरकत कि इसने बंगाल का विभाजन कर दिया, ओके। और बंगाल के विभाजन की वजह से जो असंतोष है वो चरम पर पहुंच जाएगा।
बंगाल का विभाजन कर्जन ने क्यों किया? क्योंकि एक्चुअल रीजन था, बंगाल में सबसे ज्यादा नेशनलिज्म एक्टिविटी पनप रही थी, राष्ट्रवादी भावनाएं सबसे ज्यादा बंगाल, बॉम्बे, इन जगह पर दिखाई दे रही थी। तो कर्जन को लगा कि भाई बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं टूट पड़ जाएगी, और यहां से हम फूट डालो राज करो की नीति भी अपनाएंगे। कारण इन्होंने दिया कि बंगाल का विभाजन कर रहे हैं हम क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है बंगाल पर रूल करना, तो इस वजह से इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। लेकिन रियलिटी बेस्ड इन्होंने जब बंगाल का विभाजन किया तो हमें दो चीज दिखाई दी, एक दिखाई दी भाषा, दूसरा दिखाई दिया धर्म। जो बंगाली भाषा भाषी वाला रीजन था, यहीं पर बंगाली भाषाई लोग जो है वो अल्पसंख्यक में आ गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, तो बंगाली जो है वो हमें अल्पसंख्यक दिखाई देने लगे, दोनों ही जगह वो माइनॉरिटीज में हो गए। दूसरा, यहां पर हमें धर्म का जरूर बंटवारा दिखाई दिया। ये जो ईस्टर्न बंगाल ढाका वाला रीजन था, यहां पर हमें दिखाई दिए मुस्लिम बहुसंख्यक अराउंड 2 करोड़ के आसपास, और जो वेस्टर्न बंगाल वाला रीजन था पश्चिमी बंगाल, यहां पर हमें हिंदू बहुसंख्यक दिखाई दिए अराउंड 5 to 6 करोड़ के आसपास, मतलब 5 करोड़ 40 लाख कुछ ऐसा डेटा है। उसमें बंगाली भी थे, लेकिन जो प्योर बात कर रहा है हिंदू मुस्लिम की, वो हमें ये ग्रुप्स दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम का ही यहाँ पर विभाजन करने की कोशिश की गई, और बंगाली भाषाई लोग जो थे उनको माइनॉरिटीज में ला दिया गया। दूसरा, इन्होंने ये भी बोला, कर्जन ये भी बोलकर जाता है कि देखो जो पूर्वी बंगाल है ये मुसलमानों की एक राजधानी के रूप में स्थापित किया जा सकता है, यानी कुछ मुस्लिम लीडर्स के दिमाग में डाल रहा था कि इसको आप अपना कोर जोन बना सकते हैं, इंडिविजुअल अपनी चीजों को यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। तो वो जो फूट डालने वाली पॉलिसी थी वो ये लेकर आया, और यहाँ पर आक्रोश जो है सामने आ जाता है उग्र राष्ट्रवादियों का। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू और उस विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों और आंदोलन के लिए उग्र तरीके अपनाए जाने पर जोर दिया। इनका कहना था कि ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि हम इनसे मांगे, हमें एक बड़े मास को अपने साथ जोड़ना चाहिए, आम लोगों को जोड़ना चाहिए, उन बड़ी संख्या के लोगों के साथ हमें जो आंदोलन है वो पूरे भारत में चलाना चाहिए ब्रिटिश के खिलाफ, और फिर ब्रिटिश को मजबूर करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि सेल्फ रूल होगा, हम खुद भारत में रूल करेंगे। इस तरीके से इन पर दबाव डाला जा सकता है। इस जुझारू राष्ट्रवादी में बंगाल के हमें दिखाई देते हैं राजनारायण, अश्विन कुमार दत्त, अरविंद घोष, इसको करेक्शन कर लेंगे, विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपलूकर, बाल गंगाधर तिलक, पंजाब के लाला लाजपत राय। तो ये जो उग्र राष्ट्रवादी लीडर्स है ना, इनके आपको नाम अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, स्टार बना लीजिए। जैसे मैंने पहले उदारवादी लीडर्स के नाम आपको याद कराए थे, प्लीज इस वाली 2 लाइन के जितने भी नाम है इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। इस उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया। तिलक जो है वो इसको लीड कर रहे होते हैं, और इसके लिए इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया। अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो इनकी पत्रिका निकलती थी उसका नाम था मराठा, और मराठी में जो निकल रहा था उसका नाम था केसरी। तो ये मराठी यानी महाराष्ट्र के लोगों को मराठी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में ये अपनी बातों का उल्लेख कर रहे थे, ब्रिटिश की जो भी एक्चुअल पॉलिसीज थी उसको लोगों के सामने रख रहे थे। एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव इसी समय हमें दिखाई देता है कि जब देखो एक प्रशिक्षित नेतृत्व मिलता है, एक ऐसा लीडर मिलता है जिसके पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, तो कहीं ना कहीं वो लीड कर पाएगा, लोगों को कनेक्ट कर पाएगा, लोगों को जोड़ पाएगा, जो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। क्योंकि 1885 में जो राजनीतिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी, 1900 के आसपास वो राजनीतिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी। तो प्रशिक्षित नेतृत्व भी हमें यहां पर दिखाई देता है जिसने कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को पटल पे लाने पे सहयोग दिया। अब आ जाते हैं, ये तो जर्नी रही कि उग्र राष्ट्रवादियों का उद्भव क्यों हुआ, ये हमने पूरा यहां से यहां डिस्कस किया, और उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराएं आ कैसे रही थी पटल पे, तो उसके भी हमने रीजंस यहां पर डिस्कस करे कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने वो माहौल तैयार किया कि ये विचारधाराएं पटल पर आ जाए। ओके, अब यहां पर एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट की बात करने वाला है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ये घटना कब की है? 1905 की। ये घटना, ये आंदोलन घटा क्यों था? बंगाल विभाजन के विरोध में ये घटना घटी थी। ये आंदोलन सर्वव्यापी या फिर भारतीय आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन का संबंध जो था वो बंगाल से था। हालांकि यहां पर हमें जो 2 ग्रुप्स दिखाई देंगे, एक उदारवादी विचारधारा वाले और एक उग्र राष्ट्रवादी, जो अब बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे कांग्रेस के, इन दोनों में मतभेद नजर आएगा। ये बोलते हैं ये आंदोलन यहीं तक रखना चाहिए, ये चाह रहे थे
आंदोलन पूरे देश में फैलाया जाए। पूरे देश नहीं, लेकिन हाँ कुछ छुटपुट क्षेत्रों में इसका हमें फैलाव दिखाई देता है। ठीक है, चलो अभी क्या बोल रहा है, स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ। जो बंगाल का विभाजन किया गया, उस विभाजन का विरोध करने के लिए भारतीयों ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश सरकार तो ऑफिशियली विभाजन कर चुकी है, तो अब हमें इसका विरोध करना है। विरोध कैसे करना है, तो हमें बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए आंदोलन चालू करते हैं और हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो बेसिकली विभाजन का विरोध करने के लिए इस आंदोलन का जन्म हुआ था। लोगों को विभाजित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। क्यों भाई, ब्रिटिश चाह रही थी कि अब हम कैसे कांग्रेस को डील करें, तो डील करने के लिए उसको दिखाई दिया कि हम मुस्लिम को एक जरिया बना सकते हैं, बंगाल भाषा भाषी जो लोग हैं उनको माइनॉरिटी में ला सकते हैं, बंगाल का विभाजन कर सकते हैं, और वो उसने स्ट्रेटेजी चली। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप चलाया गया। ये बंग का ही प्रतिफल था। तो ये मूवमेंट चालू ही क्यों किया गया था, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। अब इस मूवमेंट के चालू होने के पहले जो बंगाल का विभाजन हुआ है उसकी स्टोरी बताई गई है कि दिसंबर 1930 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की थी। 1903 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम इस तरह का एक जो है निर्णय ले रहे हैं और हम बंगाल का विभाजन करेंगे। बोला इसका उद्देश्य क्या था, इसने बोला कि इसका उद्देश्य एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में था कि बंगाल में पनपने वाली राष्ट्रवादी घटनाओं को हमें कमजोर करना है, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। लेकिन बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित किया। इन्होंने बोला कि देखो बंगाल का प्रशासन, एक्चुअल में क्या रीजन था वो बता दिया, और इन्होंने रीजन क्या दिया, ये बोलते हैं प्रशासनिक असुविधा होती है इतने बड़े लैंड पर रूल करने के लिए। तो इन्होंने बोला तो था प्रशासनिक सुविधा, लेकिन जो पार्टीशन किया बंगाल का वो किस आधार पे, भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि दोनों ही जगह पर जो बंगाली थे वो माइनॉरिटीज में आ गए थे। धर्म देखें तो पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र बन गया। और इन्होंने ये भी बोला मुस्लिम से, जो यहाँ पर कुछ लीडर्स थे, कि ढाका को आप अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये जर्नी चालू हुई। उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध। अब उदारवादियों को जैसे ही पता लगा 1903 की घोषणा से, उन्होंने इसका दबे स्वर में विरोध करना चालू कर दिया। 1903 से 1905 के दौरान ये कुछ हमारे लीडर्स थे जिन्होंने बंगाल विभाजन का दबे स्वर में विरोध किया। दबा स्वर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं चलाया गया था 1903 की घोषणा से। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र लिखे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए। तो 1903 से ही उदारवादी इसका अपोज कर रहे थे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी वही थी, क्या हमें सरकार को संवैधानिक रूप से ही दबाव में लाना चाहिए। ठीक है, हितवादी, संजीवनी, बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो ये ऑफिशियली भी कर रहे हैं और प्राइवेट रूप से भी लोगों तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से। उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत और इंग्लैंड में अगर हम शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार करें जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाए, तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया जा सकता है। उदारवादियों का अब भी मानना था कि देखो भारतीय अभी पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है कि उनको नेशनल मूवमेंट में उतारा जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हमें भारत में भी और भारत के बाहर ब्रिटेन में भी एक ऐसा जनमत तैयार करना है जो कि बंगाल विभाजन के खिलाफ बोले ब्रिटिश सरकार से, और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाए, दबाव बनाएंगे तो ये बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, और ये इस भारत के सपोर्ट में या भारत के जनमत में केवल उच्च और मध्य वर्ग के प्रशिक्षित लोगों तक ही सीमित रखना चाहते थे। सरकार को कोई फर्क पड़ना नहीं था। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। जो आइडिया लाया गया था दिसंबर 1903 में, इस घोषणा के कुछ दिन के भीतर ही पूरे बंगाल में विरोध के लिए सभाएं आयोजित की गई। इन सभाओं में इनिशियली विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया कि देखो अगर आप बंगाल का विभाजन करते हो तो हम जितने भी ब्रिटेन की वस्तुएं हैं उनको हम बहिष्कार करेंगे, उनको हम अपनाएंगे नहीं, उनको हम प्रयोग नहीं करेंगे। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता का टाउन हॉल था, वहां पर एक सभा आयोजित हुई और वहां पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। मतलब कि ये जो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे, इसको अब एक्चुअली एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिशियली अनाउंसमेंट के द्वारा, जो कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को 1905 में चालू हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट कर दी थी जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की, उसको पेपर पे एग्जीक्यूट उसको पेपर से एग्जीक्यूशन में ला
देंगे कब, 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया, और लागू होते के साथ ही जो स्वदेशी आंदोलन हमने 7 अगस्त को चालू किया था, उसके तहत मैनचेस्टर, जो ब्रिटेन में हमें सिटीज दिखाई देती हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बैठी हुई है, तो मैनचेस्टर के कपड़े, लिवरपूल के नमक जो इंडिया में आ रहे थे इंपोर्ट करके भारत के बाजारों में फेंका जा रहा था, उन सब का हमने बहिष्कार करना चालू करा। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया, नंगे पांव पदयात्रा करते हुए वंदे मातरम गीत गाए। ये हमारा स्वदेशी मूवमेंट का तरीका था ब्रिटिश के खिलाफ, कि देखो हम आपके खिलाफ प्रदर्शन करें। इस दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। किस दिन? 16 अक्टूबर के दिन, जिस दिन ये विधिवत लागू किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बोला, आह्वान किया कि आप ये सब काम करिए और ब्रिटिश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करिए। ठीक है, बंबई और पूना जो था, वहां पर हम देखते हैं कि देखो बंबई किसका रीजन था? तिलक जी का। तो तिलक जो है वो वहां पर बंबई और पूना में तिलक जो है वो लीड करते हैं इस स्वदेशी आंदोलन को। वहीं पंजाब में हमें दिखाई देते हैं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो है, इनका रोल था। वहीं हम देखते हैं दिल्ली में सैयद हैदर रजा दिखाई देते हैं, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो ये कुछ ऐसे कोर रीजन थे जहां हमें स्वदेशी मूवमेंट दिखाई देते, और इनको लीड कौन कर रहे थे, उन लीडर्स के नाम दिए गए। तो ये फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। स्टार बना दे रही हूं मैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी मूवमेंट, अब कांग्रेस की क्या स्थिति थी? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चालू हो चुका है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। आपको पता है कि कांग्रेस 1885 में बनी, तब से हर साल कांग्रेस का एक सालाना सेशन अधिवेशन होता था। ऐसा ही सेशन हमें दिखाई देता है 1905 में, और इस सेशन के अध्यक्ष कौन दिखाई दिए? गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें लिखी कि कांग्रेस को क्या करना है। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति और बंगाल विभाजन की आलोचना। कांग्रेस बंगाल विभाजन की आलोचना करेगा, जो कर्जन जो भी पॉलिसीज ला रहा है उसकी आलोचना करेगा, प्लस बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान और स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। तो बंगाल विभाजन का विरोध करना और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना, यह प्रस्ताव पारित किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में। उग्र राष्ट्रवादी जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष का मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में हो, और इसे विदेशी वस्तु के बहिष्कार तक सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए। यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। यहां पर आप स्टार बना लेंगे। जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उन्होंने बोला, जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो उन्होंने बोला कि देखो बंगाल विभाजन का हमको विरोध करना है। तो उग्र राष्ट्रवादी बोल रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए, पहले तो ये आंदोलन केवल बंगाल तक नहीं बल्कि पूरे भारत में फैलाया जाना चाहिए, पूरे भारतीयों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ना चाहिए। दूसरा, इसने बोला कि इस मूवमेंट में हम ये ना बोले केवल कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दो, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए कि आप बंगाल विभाजन रद्द करने के साथ साथ हमें सेल्फ रूल करने का राइट दीजिए, हम खुद भारत में शासन करेंगे, स्वराज करेंगे। इसी पर जो उदारवादी थे उनके कान खड़े हो जाते, बोले तुम भाई क्या कह रहे हो, ये बोल रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, सेल्फ गवर्नमेंट या फिर सेल्फ रूल की बात कर रहे हो, ब्रिटिश को रूल करने दो, वो इंडिया में रूल सही तरीके से करेंगे, हमारे फेवर में चीजें जानी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं, तो उनको ही रूल करने दो, और कोई स्वराज की बात मत करो, केवल तुम बंगाल विभाजन का विरोध करो, और हमें स्वदेशी वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए, भारत के लोगों को इसमें नहीं जोड़ना चाहिए, अभी वो इतने प्रशिक्षित नहीं है कि एक वो मूवमेंट को लीड कर सके। तो इनका कहना था, ये बेसिकली मानते थे कि ब्रिटिश भारत के लिए सही है, लेकिन उनकी आंखें खोलने की जरूरत है। जो इनको लग रहा था ये खुलवाएंगे लेकिन खुल नहीं पाए आंखें, ठीक है। तो इस चीज को उग्र राष्ट्रवादियों ने सामने रखा। अब उदारवादी बोल रहे कि ओहो हमसे सीखा, हमको सिखा रहा है, ठीक है। तो इस समय कांग्रेस में नरम पंथियों का प्रभुत्व था। 1905 के पास उदारवादी जो थे इनका थोड़ा सा डोमिनेंस ज्यादा था। वो इस आंदोलन को बंगाल के बाहर चलाए जाने के समर्थन में नहीं थे, ना ही वो कोई स्वराज की बात कर रहे थे। 1906 में, अगले साल, अब स्वदेशी मूवमेंट तो चल ही रहा है, वो अपनी बात करें, ये अपनी बात करें। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ, और जब कलकत्ता सेशन था तो उदारवादी, उग्र राष्ट्रवादी दोनों प्रिपेयर्ड बैठे थे कि इस बार के सेशन में हम अपने विचार
विचारधारा वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बना दे तो वो हमारी विचारधारा वाले प्रस्ताव को पारित कर देगा। उदारवादी सोच रहे थे कि हम बंगाल तक सीमित रख दे विरोध को, उग्र राष्ट्रवादी सोच रहे थे पूरे भारत में फैला दे, स्वराज की बात ला दे। तो फिर दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट 1906 में ही दिखाई दिया। लेकिन उस समय दादा भाई नौरोजी का नाम सामने आ गया और दादा भाई नौरोजी तो सबके प्रिय थे। तो दादा भाई नौरोजी की बात सामने आने से, उनका नाम सामने आने से जो विभाजन है उसका खतरा टल गया केवल 1 साल के लिए। तो फाइनली दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया। लेकिन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पारित किया गया उस प्रस्ताव में पहली बार स्वराज या स्वशासन की बात की गई। ये बात जो है उदारवादियों को अच्छा नहीं लगा। उदारवादियों को लगा कि देखो ये क्या करवा रहे हैं, ये कहां से कहां स्वराज का प्रस्ताव पारित करें। इन्हें पसंद नहीं आ रहा था। उदारवादी जो बाकी लीडर्स थे उनका कहना था ये गलत कर रहे हो, स्वराज का कंसेप्ट कहां से ला रहे हो। और यहां पर उदारवादियों को पहली बार लगा कि उग्र राष्ट्रवादी उनसे बढ़ चढ़कर आगे चल के अपनी बात मनवाने में सफल रहेगा। और वहां पे क्या होगा, ईगो कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। और यही हमें आगे दिखाई देता है किस रूप में, सूरत स्प्लिट के रूप में 1907 में। तो 1906 तक की जर्नी सभी के समझ में आ गई। अब उग्र नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन, ये जो उग्र राष्ट्रवादी लीडर्स थे इन्होंने कैसे लीड किया स्वदेशी आंदोलन को, कोर वही था, बस थोड़ा सा ये फैलाने की कोशिश करेंगे। उग्र राष्ट्रवादियों का कार्यक्रम क्या था। उग्र राष्ट्रवादी कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पारित किया उस प्रस्ताव में स्वराज की बात बोल दी। और उग्र राष्ट्रवादी यही चाहते थे कि हमको स्वराज के लक्ष्य को सामने लेकर आना है। अब उग्र राष्ट्रवादी क्या बोलेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, स्वराज स्थापित करना। स्वराज क्या है, स्वराज का मतलब है कि ब्रिटेन के बाकी जो उपनिवेश हैं जो स्वशासित है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए, उसके क्राउन के अधीन रहते हुए खुद अपना रूल कर रहे हैं, हमको वो प्राप्त करना है, ये इनका लक्ष्य था। इसके लिए ये क्या करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे कि हमें हमारी नेशनल एजुकेशन पे काम करना चाहिए, खुद के एजुकेशन बोर्ड स्थापित करने चाहिए। तिलक पाल और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, इन्होंने कई स्थानों पर सभाएं आयोजित की, लोगों को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करवाई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली कि जितने भी स्वदेशी वस्तु है देश में बनी उनका हम प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं की होली जलाएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। और इसको प्रॉपर चलाने के लिए कई सारी समितियां भी उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा बनाई गई जो कि लोगों को लगातार लीड कर रहे थे। ठीक है, अब संघर्ष का नया रूप जो दिखाई देता है उग्र राष्ट्रवादियों के टाइम पीरियड में, क्या, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। कैसे, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही है, उनके द्वारा निर्मित जो नमक है भारत में चीनी आ रहा है उसका बहिष्कार हो रहा है, जो उनके प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोह हैं उनका बहिष्कार हो रहा है, जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन, जगह जगह पे सभाएं आयोजित की जा रही हैं, उन सभाओं में लोगों को गाइड किया जा रहा है और वो लोग जाके जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन और समितियों का गठन, अब लोगों को कैसे गाइड करना है इसके लिए काफी सारे एनजीओज यानी स्वयंसेवी संगठनों का गठन किया जाएगा, काफी सारी समितियों का गठन किया जाएगा। तो अश्विन कुमार दत्त की स्वदेश बंधव समिति इसी प्रकार की एक लोकप्रिय समिति थी जो कि स्वदेशी मूवमेंट में लीड करने के लिए काम कर रही थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और लोगों की बात की, लीडर्स की बात की गई जिन्होंने अलग अलग कमिटीज का फॉर्मेशन किया ताकि जनमानस जो है उनको हम सही तरीके से गाइड करते हुए इस आंदोलन को सही दिशा में लेकर चल सके। साथ ही लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। ये उग्र राष्ट्रवादियों का तरीका था। परंपरागत लोकप्रिय उत्सव को जुझारवादी राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग। अभी रिसेंटली आपने देखा कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो मूवमेंट ऐसा था कि पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसा फील हो रहा था कि सब लोग एक है, एक तो है ही है, मतलब जो एक हमारे अंदर अपनत्व की भावना कभी कभी हम मिस करते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, फोन में लगे हैं, पार्टी में लगे हुए, एक वो कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्शन कब एस्टैब्लिश होता है, जब रिलीजन आता है, जब कल्चर आता है, तो कई बार लोग एक हो जाते हैं जो हमें उस मूवमेंट पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पर उसका सहारा लिया किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने क्या करा कि काफी सारे
ऐसे धार्मिक उत्सव आयोजित किए जिससे लोग एकजुट हो गए, और एकजुट हो गए तो वो एकजुटता का इन्होंने कहां प्रयोग किया? स्वदेशी मूवमेंट में। जैसे तिलक ने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव जैसे जो उत्सव थे उसको महाराष्ट्र ही नहीं बंगाल में भी चलाया, जिससे लोग कनेक्ट हो जाए। बंगाल में परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का प्रयोग किया गया। लोक नाट्यशालाओं, नाटक के द्वारा लोगों को जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया, उन तक बातें पहुंचाई गई। तो लोगों तक पहुंचाना है, पहुंचाने के लिए इस तरह के धार्मिक उत्सवों का भी उग्र राष्ट्रवादियों ने सहारा लिया। इसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट किस पर पड़ गया? मुस्लिम्स पर पड़ गया। जो मुस्लिम स्वदेशी मूवमेंट में साथ में खड़े थे, कहीं ना कहीं जब एक धर्म की बात आती है तो वो अपने आप को अकेला पा रहे थे उस मूवमेंट पे, क्योंकि उनका थोड़ा सा इस धर्म से, भाई उनका अपना रिलीजन, इनका अपना रिलीजन, तो ये किसी स्पेसिफिक रिलीजियस फेस्टिवल को जब बात कर रहे थे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हिंदू रूढ़िवादिता वाली भावना जा रही थी, और वो उस मूवमेंट पे अपने आप को थोड़ा कटा कटा महसूस करते, तो वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हमें दिखाई दिया। आत्मविश्वास या आत्मसम्मान, आत्मविश्वास या फिर आत्मशक्ति की भावना पर बल, समाज सुधार कार्यक्रम और अभियान चलाए गए जिसमें जाति प्रथा विरोध, बाल विवाह विरोध, दहेज प्रथा का विरोध, मद्य निषेध, ये भी। तो साथ साथ में जो रचनात्मक गतिविधियां है वो भी यहाँ पर की जा रही थी। अगला पॉइंट बोल रहा है क्या? स्वदेशी, ओके, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। अब यहां पर इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो जोर दिया था वो किस पर दिया था? नेशनल एजुकेशन सिस्टम पर, कि हमें एक तो जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें भारतीयों को अपनी खुद की पकड़ बनानी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पर ब्रिटिश का कंट्रोल है, वो नहीं होना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया। अरविंद घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त हुए, जहां पर अपने तरीके से बच्चों में जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो स्थापित करने की कोशिश की गई। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, जिससे देशवासियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। देखो, बच्चों को शिक्षा कहां से मिलती है? दो ही तरीका है, जो परवरिश होती है, या तो घर या तो स्कूल, जहां पर आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ दे कि नालायक ही है तो नालायक ही बनेगा, या होशियार है तो गंद में भी रहेगा फिर भी होशियार निकल जाएगा, तो वो अलग एक्सेप्शनल केस। इन जनरल इन दो चीजों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपका, आप जहां आप जा रहे हो, जहां 7 घंटे बिता रहे हो, 6 घंटे स्कूल में, वो और जो आपका घर है, यही दो आपके संस्कार के मेन सोर्स होते हैं। तो यहां पर क्या किया गया कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई 1906 में, ताकि उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जगाई जा सके। समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित किया गया, और साथ ही तकनीकी शिक्षा को यहां पर लाने की कोशिश की गई। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई, तथा मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कराने हेतु जापान भेजने की व्यवस्था की गई। तो इंडियंस देखो रूट्स लेवल पर जाके, ग्राउंड लेवल पर जाके किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वदेशी या देशज उद्योग जो थे उनको भी काफी प्रमोट किया गया। यहाँ पर अनेक कपड़ा मिल, साबुन, माचिस की फैक्ट्रियां, हस्तकरघा कारखाने, बैंक और बीमा कंपनियां खोली गई इस समय, कि जब स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड होगी। आप खुद सोचिए, आप बोलो कि विदेशी वस्तुओं का हम कपड़ा नहीं यूज करेंगे, तुम्हारी चीनी नहीं यूज करेंगे, तुम्हारा माचिस नहीं यूज करेंगे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। किसको मिली? जो हमारे देसी उद्योग धंधे उनको पनपने की, कि अब लोग विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें तो चलो इसका हम उद्योग डालते हैं। और इस समय कई सारे देसी उद्योग को प्रोत्साहन मिला, राष्ट्रवादियों ने खुद प्रोत्साहित किया उन्हें। यहाँ पर कुछ के नाम दिए गए कि किस तरह से जहाज रानी उद्योग हो गया, या फिर अन्य उद्योग हमें इस समय पे भारत में विकसित होते हुए दिखाई दिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की भी स्थापना की। तो ये वो मोमेंट था जब स्वदेशी पर बल दिया गया, तो कई सारे स्वदेशी उद्योग धंधे भी यहाँ पर पनपे। सांस्कृतिक जगत में प्रभाव, देखो सांस्कृतिक जगत जो है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। सांस्कृतिक जगत का कैसे रोल होता है? कला के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करें। आपके पास में लिखने की कला है तो आप विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचना करें। उन साहित्यों को पढ़ने से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना, आजकल देखा है मूवीज का कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, कई बार हमें पता ही नहीं है, जो हम मूवीज देखकर आते हैं उससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जनरेशन पर उसका काफी इंपैक्ट पड़ता है, जिस तरह के हम गाने सुनते हैं, जिस तरह के हम आर्ट्स अपने आसपास में देखते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि
सांस्कृतिक जगत पर भी इस मूवमेंट का काफी प्रभाव पड़ा। कई सारे ऐसे सांस्कृतिक व्यक्ति जो साहित्यकार थे, कलाकार थे, उन्होंने अपनी कलाओं में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। कई ऐसे भी कलाकार थे जिन्होंने गाने के माध्यम से ऐसे गानों की रचना की जिसे सुन के, जिसे बोल के राष्ट्रवादी भावना जागृत हो जाती है। आज भी वंदे मातरम चले, आज भी हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन चले, तो एकदम अलग से नेशनलिज्म टाइप की फीलिंग आती है। वो नेशनैलिटी वाली जो फीलिंग है, उस तरह के गानों का यहाँ पे फॉर्मेशन किया जा रहा है। ठीक है, जन सहभागिता का दायरा। अब ये जो हमारा नेशनल मूवमेंट, सॉरी, ये जो हमारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में, ये तो आपने देखा उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभाव था। इन्होंने अपने तरीके से इसको चलाने की कोशिश की। अब बोल रहा है कि इसमें लोगों की क्या भागीदारी थी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। विद्यार्थी वर्ग ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने जगह जगह पर स्कूल जहां पर भी वो पढ़ रहे थे, उनके द्वारा स्वदेशी स्कूलों को अपनाने, विदेशी स्कूलों का बहिष्कार करने, इस तरह की चीजें की गई और सरकार ने उनका बहुत क्रूरता से दमन किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जो स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने वाले बच्चे थे, उनको उस स्कूल से निकाल दिया, उन पर काफी सारी पेनल्टी डाल दी और जो भी उनको छात्रवृत्तियां दी जा रही थी हायर एजुकेशन के लिए, वो रोक दी। कई कई पर भारी जुर्माने तक लगाए। तो सरकार ने बुरी तरह से इनका दमन किया, लेकिन इस दमन से भी भारतीय विद्यार्थी रुके नहीं। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं की क्या भागीदारी थी? स्वदेशी आंदोलनों में महिलाएं घर से बाहर निकली, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर विशेषकर शहरी क्षेत्रों की जो मध्यवर्गीय महिलाएं थी, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर जुलूस निकाले, सभाएं की, विरोध प्रदर्शन किया। तो महिलाओं की अच्छी भागीदारी थी, छात्रों की अधिक भागीदारी थी। मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे दिखाई दी, लेकिन जो मुस्लिम्स में मध्यम और उच्च वर्ग के मुस्लिम थे, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से दूर रहे, कटे कटे रहे और कई जगह पर उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। इवन 1906 में जो हमें मुस्लिम लीग बनते हुए दिखाई दे रही है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसीलिए बनवाया था कि ये बंगाल विभाजन का समर्थन करे। तो कई जगह पर हमें मुस्लिम जो है उनके द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन होते हुए दिखाई दिया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। इसके अलावा प्रेरणा के लिए हिंदू उत्सव और देवी देवताओं का आवाहन, देखो कुछ ऐसे भी हमें दिखाई दिए थे लीडर, जैसे अभी हमने देखा बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्होंने हिंदू उत्सवों को बहुत ज्यादा ढोल नगाड़ों के साथ मनाया। तो वो भी कुछ ऐसा मूवमेंट था ना, जिसमें आंदोलन की प्रकृति थोड़ी सी हिंदूवादी हुई, जिसकी वजह से मुस्लिम जो है वो इस आंदोलन से थोड़ा सा कट के रहने लगे। तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था, लेकिन मध्यम उच्च वर्ग का नहीं था। और दूसरा, कुछ ऐसी नीतियां चली जिसकी वजह से वो थोड़े से सेपरेट हो गए। श्रमिक असंतोष हमें यहां दिखाई दिया। व्यापार संघ, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया रूल कर रहे थे, लोगों के बीच असंतोष था, तो इस मूवमेंट के माध्यम से वो असंतोष बाहर आते हुए हमें दिखाई देगा। तो बोल रहा है कि किस तरह से 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे के जो बाबू थे, उन्होंने हड़ताल के फलस्वरूप एक यूनियन का फॉर्मेशन किया। यूनियन बेसिकली हर जगह में बनते हुए दिखाई देते हैं, जो भी कोऑपरेटिव टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर जहां पर लोग अपने यूनियन के माध्यम से एक समूह बनाते हैं और सरकार के खिलाफ अपनी बात रखते हैं या दबाव बनाते हैं। 1905-1908 के बीच में पटसन कारखानों में हड़तालें नजर आई हमें, और उससे उनका काम ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं सुब्रमण्यम, चिदम्बरम पिल्लई, इन लोगों के द्वारा विदेशी स्वामित्व वाली पटसन मिलों में हड़ताल का नेतृत्व किया गया। थोड़ा सा ये एरर बहुत है इसमें, नेतृत्व किया गया। तो ये बोल रहे हैं कि इस समय कई सारे ऐसे हमें श्रमिक असंतोष दिखाई दिए। मिल में जो ब्रिटिश रिलेटेड मिल थे, विदेशियों के जो मिल थे, उनमें श्रमिक असंतोष हुआ और असंतोष को व्यक्त करने के लिए उन्होंने व्यापार संघ को निर्मित किया। आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू, बोल रहा है कि यह आंदोलन जो था बंगाल में प्रारंभ हुआ, स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही अन्य भागों में भी फैल गया। बाल गंगाधर तिलक ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे मैंने बोला, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, मैसूर हो गया, इन जगह पर ये फैलते हुए नजर आया। बंगाल विभाजन का लोप, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, आगे चल के इस बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया जाएगा। कब? क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन को
रद्द कर दिया था। आगे चलते हैं, हम रिवॉल्यूशनरीज का फेज देखते हैं। रिवॉल्यूशनरीज का जो फर्स्ट फेज है 1909 के आसपास दिखाई देता है। वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। और जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को काफी आघात लगा। कौन से? जो बंगाल के वेस्टर्न पार्ट पे लीड कर रहे थे, जो ढाका को राजधानी बनाकर लीड कर रहे थे। सरकार ने भारत की राजधानी भी शिफ्ट कर दी और हमारी कैपिटल जो है वो कलकत्ता से शिफ्ट होकर किधर चली जाएगी? दिल्ली चली जाएगी। हालांकि कब बनती है? 1912 से दिल्ली जो है वो आपकी राजधानी बन जाती है। बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया। बंगाल जो है उसे किससे कनेक्ट कर दिया गया? तो असम से लगता है पूरक प्रांत बना दिया गया। तो जो बंगाल विभाजन किया गया, इतनी खिचड़ी पकी, फाइनली 1911 में वो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है और इंडिया की कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है। अब बोल रहा है स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन। स्वदेशी आंदोलन की असफलता। क्यों स्वदेशी आंदोलन अपने आप में सफल नहीं रहा? 1911 में बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था वो स्वदेशी आंदोलन के कारण नहीं रद्द किया गया था, उसके अपने रीजंस थे। तो यहां पर यही बोल रहा है कि क्या कारण था कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो हमें असफल होते हुए दिखाई देता है। ओके, तो यहां पर बोल रहा है आंदोलनकारियों के प्रति कठोर दमनात्मक रुख अपनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अच्छे से उनका दमन किया, जैसा हमने देखा, कुछ भी मार कुटाई, देश निकाला, जेल देने में कोई कमी नहीं ली। फिर बोल रहा है आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका। लगातार हमें कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई दिखाई दी। मुस्लिम लीग का अलग फॉर्मेशन हो गया जो कुछ मुस्लिम्स को लेकर चले जाएंगे। फिर नेतृत्व विहीन हो जाएगा। 1907 में जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ तो कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन हो गया, कोई लीड करने वाला उसको नहीं बचा था। कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे अरविंद घोष, विपिन चंद्र पॉल, जिन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, सक्रिय राजनीति से। तो धीरे धीरे मूवमेंट वीक हो जाएगा। कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े इसका एक कारण बने कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आंदोलन समाज के सभी वर्गों तक पहुंच नहीं बना पाया। हमें पता है कि जो मुस्लिम वर्ग है, किसान जो है, वो इससे प्रभावित नहीं हुए। वो प्रभावित नहीं हुए, उनका मास नहीं मिला, उनका जन जन जो थे, जो आम लोग थे, उनका प्रभाव हमें नहीं दिखाई दिए। तो ब्रिटिश पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा और ये मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध तो हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इस आंदोलन को कोई महत्व नहीं है। बहुत ज्यादा महत्व था। राष्ट्रवादी पहली बार किसी मूवमेंट को देश के बाहर ले जाकर किसी मूवमेंट को अपने क्षेत्र के बाहर ले जाकर एक अन्य रीजन, स्वराज के मुद्दे पर मूवमेंट स्टार्ट करे, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके आगे हमें दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे। असहयोग सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में परिलक्षित हुआ। असहयोग किया हमने, नॉन कॉपरेशन यानी ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं किया, सत्य का आग्रह करते हुए हमने चालू रखा आंदोलन। साहित्य, विज्ञान, उद्योग जगत पर इसका प्रभाव पड़ा, किस तरह से वहां पर हमें ग्रोथ दिखाई दी। ठीक है, तो ये सारे कुछ चेंजेस है जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, उदारवादियों की कार्य पद्धति ने उग्रवादी तरीके को बल प्रदान किया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक और चीज दिखाई दी कि यही वो मूवमेंट था जो उदारवादियों का एक अपना एक स्ट्रेटेजी था। उस स्ट्रेटेजी की वजह से जो उग्र राष्ट्रवादी है, कहीं ना कहीं उनकी नीतियों को बल मिलते हुए दिखाई दिया। अगर उदारवादी की नीति अच्छी रहती, जैसे हमें पता है कि वो जो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको ये मान नहीं रहे थे। फिर हमें दिखाई दिया जन सहयोग प्राप्त करने में नरमपंथी काफी असफल रहे थे। नरमपंथी मतलब उदारवादी असफल रहे, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवादियों में जन असंतोष था। ऐसा नहीं है कि उग्र राष्ट्रवादी लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए, लेकिन इनके कंपेरेटिवली उनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उदारवादियों की कार्य पद्धति ने उग्र राष्ट्रवादियों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरत विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूरत विभाजन के बारे में क्या बोल रहा है? दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेस में दो ग्रुप जो चाह रहे थे स्वदेशी आंदोलन, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर चले। तो हमें पता लगता है 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो गोखले की अध्यक्षता में बनारस में 1905 का सेशन हुआ। इस सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई हमें ये मूवमेंट चलाना है। स्वदेशी मूवमेंट को चलाते हुए दो प्रस्ताव पारित किए गए। ब्रिटिश का विरोध करना
करना है, बंगाल विभाजन के लिए जो स्वदेशी मूवमेंट चला है उसको सपोर्ट करना है। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ, उस कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया। दादा भाई नौरोजी ने उग्र राष्ट्रवादियों की बात मान ली और यहाँ पर इन्होंने स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे उदारवादी नाराज हो गए। उदारवादी नाराज हुए तो 1907 में जब अगला सेशन होना था, सूरत सेशन, वहां पर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मतभेद हमें नजर आया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये वही कहानी है। 1907 में हमें पता लगता है कि जो सेशन हुआ था, इस सेशन में ओके ठीक है, 1907 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है, यह अधिवेशन नागपुर मध्य प्रांत में आयोजित किया जाना था। लेकिन और ऐसा चाहते थे अतिवादी या उग्र राष्ट्रवादी कि लाला लाजपत राय जो है वो इसके अध्यक्ष के रूप में चुने जाए। दूसरी ओर उदारवादी चाहते थे कि 1907 का जो सेशन है वो कहां पर कंडक्ट हो, सूरत में सेशन कंडक्ट हो। और दूसरा ये भी चाहते थे कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तिलक अध्यक्ष ना बने, बल्कि जो रास बिहारी घोष हैं वो इसके अध्यक्ष बने और इनको अध्यक्ष बनाकर ये अपनी बातों को या अपनी विचारधारा से स्वदेशी मूवमेंट को चला सके। ये दोनों ये चाहते थे, यही इनके बीच कारण बनता है कॉन्फ्लिक्ट का। चूंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का अभी भी काफी ज्यादा वर्चस्व था, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज या स्वशासन की मांग की तथा संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। और इसी वजह से जो कांग्रेस का उग्र राष्ट्रवादी वाला धड़ा था वो थोड़ा सा अलग थलग हो गया। उसने डिसाइड किया कि हम तुमसे सेपरेट हो जाएंगे। और जब ये सेपरेट हुए, कांग्रेस स्प्लिट हुआ, तो जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो सेपरेट हुए। सेपरेट होते ही 1907 से 1911 के बीच बुरी तरह से सरकार ने उनका दमन किया। उग्र राष्ट्रवादियों को कूटा पीटा, किसी को देश निकाला दे दिया, किसी को जेल भेज दिया। वहीं जो उदारवादी भरोसे में बैठे हुए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कोई एक अच्छा सा एक्ट लेकर आएगी, कोई एक अच्छा सा कानून लेकर आएगी, वो कानून आता है 1909 का कानून, जिससे पूरी तरह से असंतुष्ट थे। कौन असंतुष्ट थे? तो इससे पूरी तरह से व्यथित हुए उदारवादी। तो दोनों को ही कुछ यहाँ पर हासिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि कुछ नए कानून लाए गए 1907 से 1911 तक। राजद्रोही सभा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, और इन सभी एक्ट के माध्यम से इस मूवमेंट को चलाने वाले जो अतिवादी नेता थे, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो गए, इन सब पर कोई ना कोई मुकदमे चलाए गए। जैसे बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का मामला सिद्ध कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया कि भाई ये जो है ये गलत लिख रहे हैं, इनके उकसावे से यूरोपियंस पर हमले हो जा रहे हैं। इसी प्रकार तिलक को दोषी ठहराते हुए उन पर न केवल जुर्माना लगाया गया, 6 वर्षों के लिए उनको देश निकाला भी दे दिया गया, ठीक है। इसी समय विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। तो ये जो उदारवादी हैं और उग्र राष्ट्रवादी हैं, सेपरेट हुए। उग्र राष्ट्रवादियों का हाल क्या हुआ ये आपने देख लिया। 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया। कब? 1914 तक, जब तिलक वापस आएंगे और वापस आकर इन सबको संगठित करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सभी के समझ में आ गया सरकार की इस समय क्या नीति थी। तो सरकार ने पूरी तरह से पॉलिसी जो चलाई थी वो कैसा था? इनिशियली सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति काफी सहयोगात्मक था, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं सरकार का रुख कांग्रेस के बहुत ऑपोजिट हो जाता है। सरकार जो है वो कांग्रेस के हम देखते हैं 5 साल तक तो अच्छा था, लेकिन कुछ ही समय बाद, जैसे 1885 से 1919 तक या 87 तक ठीक था, सॉरी 1885 से 1890 तक तो ठीक था, लेकिन आगे चलकर हमें दिखाई देता है कि इनका बर्ताव जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और हमें पता लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ जाती है कि कांग्रेस जो है वो अब हमारे खिलाफ जन आधार तय कर रही है, जन आधार बना रही है, तो अब हमें इससे निपटना होगा। निपटने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर एक वो नीति अपनाई जिससे कांग्रेस को मैनेज किया जा सके। और उसमें हमें 3 प्रमुख शब्द दिखाई दे: अवरोध, संतावना और दमन। अवरोध का मतलब है पहले इन पे रुकावट लाना, जैसे रुकावट लाने के लिए मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर दिया। संतावना दे रहे थे उदारवादियों को, देखो तुम्हारे लिए हम कानून लाएंगे, कानून लाएंगे, कानून की गोली फेंकी, कुछ नहीं मिला। और लास्ट में है दमन, जैसे उग्र राष्ट्रवादियों का किया गया, डंडे के सहारे, जेल के सहारे देश निकाला देकर। तो बेसिकली ब्रिटिश ने कांग्रेस के प्रति इस पूरे टाइम पीरियड में इस तरीके का रवैया अपनाया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, या 1905 से 1911 तक। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां पर हमने काफी डिटेल से जाना स्वदेशी मूवमेंट के बारे
बारे में, उग्र राष्ट्रवादियों की पॉलिसी के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट को वो कैसे लेकर गए, कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, ये पूरी स्टोरी हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वहां पर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, रिवॉल्यूशनरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली कवर कर लेंगे। थैंक यू।